ची काई सबके मन बहलावा रे भैया। दिल्ली का नया दबंग हमारे बीच आया है। मनोज तिवारी जी यहां पर हैं। बहुत सारे सवाल सिर्फ हमारे नहीं है बल्कि समूची दिल्ली के हैं, क्योंकि बहुत त्रस्त रहे दिल्ली वाले एमसीडी से भी और जो कुछ चलता रहा यहां पर उस सब से। लेकिन ये बताइए कैसे बन गए आप दबंग, कैसे ये मिरेकल कैसे हुआ, इतनी बड़ी जीत दिल्ली में? अब इतने शरीफ आदमी को दबंग बोला जा रहा है, मैं समझता हूं ये प्यार वाला दबंग, प्यार वाला, ये सलमान खान वाला दबंग है। ये प्यार वाला दबंग है। और देखिए अभी तो कूड़े से दबंगई करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी जो झुग्गियों का दर्द है, जो झुग्गियों में पानी का जब तक नल नहीं लग जाता तब तक तो उस प्रॉब्लम से दबंगई करनी पड़ेगी। जब तक अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज नहीं हो जाता तब तक हम समझते हैं दिल्ली के हर व्यक्ति को दबंग होना पड़ेगा ताकि उसका निदान हो। ये किस दबंगई से लेकिन जीत मिली है? हमने देखा कि जो एक गाड़ी में मनोज तिवारी चला करते थे वो कहीं भी दिल्ली के किसी भी कोने में खड़ी अचानक मिल जाती थी। ये कहां गए, कितना काम किया है? क्योंकि दिल्ली में बहुत कम लोगों को उम्मीद रही होगी कि बीजेपी इस तरीके से जीतेगी, खास तौर से जो विधानसभा में हुआ था उसके बाद। सब सहमत हैं, देखिए यहां पर लोग भी। हम लोग बैठ के एक दिन जोड़ रहे थे, लगभग हम 4000 किलोमीटर हम चले हैं इन पिछले 4 महीनों में। और 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर हम गलियों में चले हैं। मतलब गलियों मीन्स वही, कभी गाड़ी पर, कभी पैदल, थोड़ी दूर, पूरा पैदल नहीं, लेकिन कहीं गाड़ी पर, कहीं बहुत जाम हो जाता था, पब्लिक बढ़ती नहीं थी तो फिर हमको उतर के पैदल भागना पड़ता था कि पब्लिक थोड़ा तेज चलने लगे, क्योंकि समय भी बहुत कम था। और मैंने 300 या तो पदयात्राएं या जनसभा हमने करी। तो इस दौरान जो हमारा भेंट हुआ, जैसे भैया ने अभी कुछ बात बोली कि मैंने कहा मेरा चप्पल टूट गया, मुझे पैदल भागना पड़ा, फोड़े पड़ गए, तो ये बोले हाँ आप मेरे वार्ड में थे। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से जब मेरा लोगों से बातचीत होता था तब मैं समझा हूँ कि दिल्ली असली क्या है। और दिल्ली को समझने के लिए दिल्ली के गलियों में जाना पड़ेगा, झुग्गियों में जाना पड़ेगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जाना पड़ेगा, इवन पोस्ट कॉलोनियों की समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनकी पार्किंग की प्रॉब्लम को समझनी पड़ेगी, वरना एयर कंडीशन में बैठ करके बात तो फिर दबंग नहीं बना जा सकता। लेकिन देखिए ना, दिल्ली के चेहरे दो हैं। एक वो दिल्ली जिसने आपको स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी वो दिल्ली जो इस बात के लिए तरसती है कि आप जीत तो गए, आप आ नहीं रहे हैं आप वापस। वो 4000 किलोमीटर प्रचार में नापना और वो 4000 किलोमीटर जीत के बाद नापना, क्या उसके लिए तैयार है आपके पार्षद जो कि पहली बार पहुंचे हैं? मैं सबको एक ही बात बोलता हूं, ये चुनाव के लिए सिर्फ घूमना नहीं था, इसको दिल्ली का दर्द समाप्त करने के लिए, दर्द कम करने के लिए दौड़ना है, इसको जारी रखना। और मैं भी रुकने वाला नहीं हूं। मैं झुग्गियों में प्रवास मेरा चल रहा है। मैं अभी तक 9 झुग्गियों में, अनऑथराइज कॉलोनी में, गांव में, खेड़ा कला गांव में, नजफगढ़ में, मुंडका में, बदरपुर में इधर रह चुका हूं। लेकिन अभी मुझे आप हर तीसरे चौथे दिन मुझे फिर से जनता के यहाँ, किसी के यहाँ पाएंगे या किसी घर में बैठ के खाना खा रहा हूँ, लोगों के बीच बैठूंगा, क्योंकि मैं अपना नोट्स बना रहा हूँ कि मुझे दिल्ली की समस्याओं को जब तक हम गलियों से लेकर के सदन में नहीं बैठेंगे तब तक उसका निर्णय नहीं होगा। अभी सबसे बड़ी समस्या आपके हिसाब से दिल्ली की क्या है? अभी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ नकारात्मक राजनीति हो रही है, निगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है। बस खाली दोष लगाओ, दोष लगाओ, दोष लगाओ। आपको लगता है कि इस बार बदल जाएगा? अभी बदलेगा। अब जब आपका अभी तक दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर पाए थे, अब कैसे काम करेंगे आप लोग? दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली के जनता को पिन चुभा के, उसको तकलीफ दे करके ये सोचो कि वो दूसरी पार्टी के खिलाफ हो जाएगा, ये राजनीति बंद करो। दिल्ली के जनता को खुशी दो, तुमको ताकत दिया है दिल्ली की जनता ने, तो हमको भी चुना है, आपको भी चुना है। जो मेरा काम है मैं करूं, जो आप काम है आप करें, मेरा जो काम आपसे मिलकर दोनों करें। कल शायद असर भी हुआ है थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि मैं मिलके काम करने को तैयार हूं। पहली बार, थैंक गॉड। लेकिन मिलने जा कब रहे हैं आप? मैं इंतजार कर रहा हूं। मैंने आज ट्वीट किया उनको, मैंने धन्यवाद किया। जनता को तकलीफ दे करके राजनीति करने से जनता रोज रुष्ट हो रही है, परेशान हो रही है। आप आइए, साथ आइए। हम इतनी जीत के, बड़ी जीत के बाद भी आपको बोलते हैं साथ आइए, तो मैं थैंक्स करता हूं
कि उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि बीजेपी को बधाई हो जीत की और हम एमपी के साथ सहयोग तो करेंगे। ये ट्विटर की दोस्ती असली जिंदगी में कब होगी? अब जस्ट मैं वेट कर रहा हूं, मैं इस फोरम से भी उनको बोलता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके ट्वीट के लिए धन्यवाद। मुझे जितना जल्दी समय दीजिए ताकि आने वाले समय में डेंगू, चिकनगुनिया और जो लार्वा से पैदा होने बीमारियां हैं उनके बचाव के लिए हम दोनों कार्य करें। और जो भी समस्या होगा, आपको जो शिकायत है एमसीडी से हमको बताइए, हमको जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे बताइए। क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तक क्या था कि कोई एक ऐसे चेहरे का प्रतिनिधित्व नहीं था। विजेंद्र गुप्ता जिसे वो लोग पूरे 67 उनके उस समय के विधायक जो शुरुआत में थे, अब धीरे धीरे घट रहे थे, नाराज उनसे रहते थे। क्या बात उनसे होती थी नहीं होती थी वो अलग बात है, लेकिन हम मनोज तिवारी में अगर दिल्ली की जनता ने वो चेहरा देखा है जो शायद एक संतुलन का रास्ता निकाल ले दोनों पार्टियों के बीच, क्योंकि अभी तो 3 साल ऐसे ही चलना होगा। देखिए, चुनाव में वोट मांगने के लिए जितनी बातें आप कह सकते हो कहो ना, जनता भी सुनती रहती है कौन क्या कह रहा है कितना। लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के ना ईंट से ईंट सजाना होता है। अब मुख्यमंत्री के हम ईंट से ईंट बजाएंगे, अरे जिसको जीवन बांटना है वो कहे कि हमको वोट नहीं दिया तो हम डेंगू चिकनगुनिया छोड़ देंगे, हम बिजली पानी का दाम बढ़ा देंगे। ये सब जो इन सब बातों को मैंने कहा उनको कि भाई साहब, आप ऑलरेडी दिल्ली के किंग हो, यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। 48,000 करोड़ में मात्र 9,000 करोड़ रुपया आपको देना है एक छोटा सा डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का ही है। एमसीडी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। और जब बातें करते हैं तो लगता है कि आधा एमसीडी देख रहे आधा वो देख रहे हैं, तो आधा बजट देंगे क्या उसको? हालांकि उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले ये बीमारियां ले आएंगे, बीजेपी वाले ऐसा टैक्स लगा देंगे और वो सब। ऐसे बात, बीजेपी वालों को जब पूरा देश प्यार कर रहा है तो कम से कम बीजेपी का न सम्मान करो तो जनता के जनादेश का तो सम्मान करो। 50% आम आदमी पार्टी में अब मानने लगे हैं कि ईवीएम की गलती नहीं थी, गलती उनकी अपनी पार्टी की थी। नहीं, वो मैंने कहा था कि दोष कहीं और है, वो ठीक हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने बात की कि नहीं आपसे? हाँ, मुझे फोन किया सर ने। अच्छा, मुझे फोन किया, मैं फोन का इंतजार भी कर रहा था। देखिए, वो बहुत सुंदर इंसान है, वो इतने सुंदर इंसान है। अचानक फोन आया कि प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। मैं कहा बस। क्योंकि जब कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है, कोई भी आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपका उस डिपार्टमेंट का हेड अगर आपको कहता है कुछ बात के लिए, उन्होंने जो मुझे शब्द कहे ठीक 3 मिनट बाद वही उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, और मनोज बधाई हो, बहुत बड़ी जीत। हमने कहा भाई साहब, आपका नाम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लोगों की कड़ी मेहनत का मैं उसके लिए बधाई देता हूं। और थोड़ी देर के बाद उनका सेम आया कि दिल्ली बीजेपी टीम बीजेपी दिल्ली को कड़ी मेहनत के लिए बहुत सारी बधाइयां। तो ये मैं समझता हूं मनोज तिवारी के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जितने दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे वेल विशर काम कर रहे थे, सबके लिए नरेंद्र मोदी जी का एक बधाई संदेश आ गया। और नरेंद्र मोदी जी इतने सच्चे व्यक्ति है, इतने नेक इंसान हैं, दूसरों के दर्द में रो देते हैं। हमने उनको रोते हुए भी देखा है, छोटी छोटी बातों पे जो दिल को लगती है, वो सोच के हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। जो अगर कहीं घटना घट गई, हमारे सिपाही सैनिक अगर मार दिए गए, तो मैंने अपने प्रधानमंत्री को उस दुखों को महसूस करते हुए देखा। और कहीं छोटी हंसी फुसी की बात होती है तो वो बहुत दिल से हंसते भी हैं, मुस्कुराते हैं, ठहाका लगा के हंसते हैं। लेकिन आज जब ये जीत आप देखते हैं, उसमें आपकी मेहनत है, आपकी जो टीम बीजेपी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, सचमुच में सच्ची मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम कितना है इसमें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी उस पॉलिसी का नाम है जिस पे भारतीय जनता पार्टी आज आगे चल रही है। मैं बार बार बोलता हूं
नरेंद्र मोदी फेस की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे बिल्कुल मत जाइए, लेकिन अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं, अगर हमने कहा डीमोनेटाइजेशन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग नियम नहीं है। तुम्हारे घर में भी अगर पैसा पड़ा हुआ है तो वही सिस्टम है जो सबके लिए है। अगर हम नॉन परफॉर्मेंस पे जीरो टॉलरेंस रखते हैं तो वो सबके लिए है। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी जो 15 साल से जवान 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे हैं, राजनीति हो रही है, आए 1 साल उसका अध्ययन किया, क्या कानून है, क्या कर सकते हैं, और कर दिया 1 रैंक 1 पेंशन। उनका ये पॉलिसी का नाम हुआ ना। अगर वो कहते हैं जीएसटी पास करना है, तब से हो रहा है, ये होगा वो होगा। जीएसटी पास करना संविधान के दायरे में होता है। ये देखिए, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे दोस्तों, आज मैं श्वेता जी के साथ आप सबसे बात कर रहा हूं। संविधान के दायरे में रह के ही आप जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे, तब भी जाके आप एक बड़ी पॉलिसी बनेंगे। जीएसटी पास करने में कितना समय लगा हम लोगों को? कम से कम 2.5 साल लगा, अब जाके न पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग पीपुल हैं, हम कानून के अनुसार चलते हैं। हमको अगर चाहिए इस पे राज्यसभा का भी समर्थन चाहिए तो हम लेंगे, हमें सब अलग अलग स्टेट का समर्थन चाहिए हम लेंगे, उसके लिए हमको समय लग सकता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं खाता न वही, हम जो कह दे वही सही, तो फिर तो गड़बड़ हो भाई। चलिए, बाकी नेताओं की बात तो अलग है, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली के नए दबंग के साथ चेहरा एक दिखा रहे हैं, तो क्या हुआ कि पटना में, बिहार की राजधानी पटना, और पटना से करीब 4.5 घंटे का रास्ता है, करीब 200 किलोमीटर है, एक गांव की तरफ जाता है। उस गांव में हमारे संवाददाता पहुंचे हैं। हाँ, हम आपको दिखाते हैं किस किस से बात की और वो सारे लोग क्या क्या कह रहे हैं। 24 घंटे के बाद भी यहाँ पर उनके घर पर जो है किस तरीके से लोगों का आना जो है अब तक लगा हुआ है। और यहाँ पर उनकी माता जी हैं, यहाँ पर जो लोगों को मिठाइयाँ खिला रही हैं और अबीर और गुलाल से जो है उनको टीका लगा रही हैं। कहीं न कहीं खुशी का माहौल है एक माँ के लिए भी। बहुत खुश बनी कि पहले गायक बोलना, क्रिकेट खेलना, फेन कहला मंत्री बना और आगे चलना, जितना सीएम बना का बना, हम ये मनौती बा। अच्छा, आप तो चाहती हैं कि सीएम भी बने? हाँ एकदम, और बता एकदम हम खुश बनी जितना आगे चले। आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा इतना अच्छा करेगा चुनाव में? एकदम उम्मीद रहे, उम्मीद था आपको? शुरू से उम्मीद रहे कि आगे जो है। क्या चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहिए उनको? वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री सीधा बन जाना। हाँ, अरे आगे तब मुख्यमंत्री हो जाए तो कौन उनका खुशी है ना बा। आप लोग खुशी होगा? हाँ, अरे हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का, हमारे जिला का, हमारे बिहार का नाम रोशन करें और दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष हैं इस समय मुख्यमंत्री बन जाएं, हम लोग की बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होती है। हम लोगों की ये शुभकामना है कि किसी तरह वो दिल्ली का आगे मुख्यमंत्री बने। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उन पर कृपा करके उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें और अगले 2020 में वो मुख्यमंत्री बने। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सब कर मन बहलावे भैया, तनी नाची गाई सब कर मन बहलावे भैया, नाची गाई सब कर मन बहलावे भैया। तू माटी के लाल रे भैया, भैया भैया भैया, नाची गाई सब कर मन बहलावे भैया, तनी नाची गाई सब कर मन बहलावे भैया, मन बहलावे भैया, मन बहलावे भैया। ये जो भैया भैया कर रहा है ना, मैं इसका चाचा लगता हूँ। अच्छा। आज मनोज तिवारी को हम भावुक भी देख रहे हैं। नहीं, मैं माँ से कम मिल पाता हूँ ना, तो वो जितना खुश दिख रही है वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उसको मिस करता हूँ। ये राजनीति की भागदौड़ में माँ का समय कटा है सबसे पहले। उसको बहुत बोलता हूँ दिल्ली चलो, तो मैं दिल्ली अकेले रहता हूँ, मेरे परिवार का कोई भी नहीं रहता। तो वो नरेंद्र मोदी जी के ना
उस चीज़ को बहुत मानती है कि नेता को परिवारवाद से दूर रहना चाहिए। तो मेरी माँ अनपढ़ है, वो बोलती हुए तो भोजपुरी बात करती है लेकिन वो अपने हिसाब से एक्सप्रेस करती है। वो कई चीज़ इशारों में, वो ऐसा नहीं कि कई माँ ऐसे होती हैं, अरे मेरा बेटा ऐसे करके दुरार, वैसे नहीं करेगी वो। अगर मैं उसके सामने भी जाऊंगा ना तो ऐसी खड़ी रहेगी जैसे खुश रहा तो उसको मिस करता हूँ, इसलिए वो देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। दिल्ली को मैंने जो महसूस किया है पिछले 3 साल में, हालांकि मैं दिल्ली में रहा भी हूँ। जब मैं गायक बनने के लिए दिल्ली आता था तो मैं दिल्ली के एक बुराड़ी के सामने एक गांव है गोपालपुर, उस गोपालपुर गांव में मैं एक झुग्गी में रहता था। हमारे एक रिश्तेदार रहते थे, वहाँ रहता था। आप झुग्गी में रहते थे यहाँ पर? जी, मैं गोपालपुर की एक झुग्गी में रहता था। तो मैंने उन लोगों का दर्द देखा भी, उन लोगों की परेशानियां हमने देखा भी। धीरे मैं वहीं रहते हुए गुलशन कुमार जी से मिला, वहीं से आता था नोएडा, आज जहां आपका ये स्टूडियो है। यहाँ आने के लिए मैं कितनी बार बसों में बैठ के इधर आया हूँ, जो सड़क पे ठेले पे पराठा मिलते हैं खाया हूँ, खा खा के समय बिताया हूँ। और अच्छे टाइम में जब मैं मेरा पहला गाना निकल गया, उसके बाद भी मैं इन गलियों से पूरी तरह वाकिफ। हाँ, बिल्डिंग नई नई बन गई है, काफ़ी डेवलप हो गया है, पहले इतना नहीं था। लेकिन उस टाइम से मैं दिल्ली आता हूँ और दिल्ली की हमको हमारी किस्मत ने फिर कैसे 92 से 96 तक मनोज तिवारी दिल्ली में आता था स्ट्रगल करने। 96 में स्टार बना, 99 तक इन्हीं दिल्ली में जब थोड़ा स्टार बन गए तो झुग्गी से निकल गए थे। फिर मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, लोधी कॉलोनी के बरसाती में रहता था मैं। आज भी लोधी कॉलोनी का वो बरसाती है जिनके यहाँ मैं किराए पे रहता था, वो लोग आज भी मेरे संपर्क में हैं। तो सब सपना की तरह लगता है, लोग इतने अच्छे हैं। मेरा ये मूल मंत्र है कि दिल्ली के लोग बहुत भोले हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोगों के साथ छल नहीं होना चाहिए। ये मेरा मंत्र है और मैं इसी के साथ आगे बढ़ने वाला हूं। इतनी व्यस्तता के बीच अब वो कलाकार कहाँ है मनोज तिवारी का? गाना आप अकेले में भी घर में गा पाते हैं या नहीं? मेरी गुरु है मेरी माँ। अच्छा, हाँ, वो मुझे बहुत गाना गाती हैं। अरे आपने गवाया नहीं? पता नहीं रहा होगा ना रिपोर्टर को। नहीं, वो गाती है मेरी माँ। जब मुझे कोई गीत गाना हो, खासतौर से जो ट्रेडिशनल गीत होते हैं, छठ के गीत, हाँ। मैंने जितने छठ के गीत गाए हैं मेरी माँ ने सिखाए हैं। अच्छा। हाँ, मेरा एक गीत बहुत ही फेमस है, हर सात ही घोड़ा केरा रथवार सममा के डोरिया नूरे किताही पर आदित्य बाबा यही है असवार अरघिया के बेरिया नूरे। मेरी माँ ने सिखाया। वो चप्पल नहीं पहनती है अभी भी। मेरी माँ उसका पता नहीं कौन स्कूल में पढ़ के आई है वो कहती है मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ इसलिए मेरे बच्चे जूता पहनते। अब उसको क्या करें, उसका थॉट है। दिल्ली के मुद्दों के हिसाब से आप बात करें, आगे का एजेंडा एक होगा जो मनोज जी ने अपने लिए तैयार कर रखा है, लेकिन क्या वो दिल्ली के एजेंडा से मेल खाता है जो लोग चाहते हैं? माइक, मैं आपकी लोकसभा से ही हूँ। हम लोग भी आपसे मिलने गए थे, एक जो लड़कियों के लिए, एक कॉलेज के लिए। हमारे जमुना पार में एक भी कॉलेज नहीं है और आप हमारे यहाँ से सांसद हैं, तो हम आपसे सिलमपुर से ना? जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप जो है वहाँ पे कॉलेज बनाइए महिलाओं के, जो लड़कियों के लिए। मैं इन लोग मेरे पास आए थे और मैंने वो ज़मीन भी चिन्हित कर लिया है और मैं उसमें आगे बढ़ गया हूँ। हमारे लोकसभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम उसको स्पेशल माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त है हमारे ज़िले को। जी। उसके लिए हमारे पास अलग से 23 करोड़ रुपया आता है और मैं उसके मार्फत एक लड़कियों के लिए खास तौर से उस वहाँ की एक कॉलेज बनाने का हमने कागज़ शुरू कर दिया है। आई थिंक इट विल टेक वन ईयर, आपका काम होगा। गोरखपुर से गए थे लड़ने के लिए चुनाव सर। हाँ। तो वहाँ पे आपका जमानत रद्द हो गई थी और आप आज अचानक से दिल्ली में सर एक लंबी छलांग मार दी है सर। इसके भी सर किसका हाथ है सर?
जोगी जी के सामने जमानत तो जब्त हो ही जाएगी। आप उसी पार्टी में अभी है सर, आप उसी पार्टी में अभी। हाँ, तो इसीलिए तो तभी तो समझ में आया कि जोगी के सामने खड़ा मत होना। सर मेरा ये सवाल है कि जैसा बीजेपी और आप पार्टी में पहले तनातनी रही, क्या आगे भी ये तनातनी बनी रहेगी या दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी? मैं इस तनातनी को खत्म करना चाहता हूं। मैं बार बार उनसे बोल रहा हूं। कल भी मैंने ये प्रार्थना किया है और मैं 5 महीने से जो प्रार्थना कर रहा था, कल थोड़ा सा एक उसका पॉजिटिव रुख अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया है। अब देखिए, ट्वीट पे तो कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे, साथ चलेंगे, लेकिन अब होता क्या है इस हफ्ते में पता चल जाएगा। अगले शो में आपको जवाब दूंगा क्या होता है। सर आगे आप फिल्मों में काम करोगे या फिर राजनीति में ही? नहीं, मैं तो अब चूंकि ये जन सेवा का कार्य शुरू कर चुका हूं और आप नरेंद्र मोदी जी को देखते होंगे, वो सोते बिना सोए भी काम करते रहते हैं, तो समय की बहुत कमी हो गई है। हाँ, ये मन में है मेरे कि अगर मुझे 15-20 दिन समय साल भर में मिल जाए तो निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो 6 महीना में बोलूं वो 3 घंटा में बोल दूं। सर ये तीनों जॉन हैं, इनको आप तीनों को एक करने की कोशिश करेंगे क्या? जैसे पीछे हमें पैसे की हर तरीके की कॉरपोरेशन में परेशानी आती रही, साउथ में पैसा ज़्यादा होता है, ईस्ट दिल्ली में पैसा ही नहीं होता कहीं, तो इसलिए उसको बारे में कुछ आपने सोचा है? ये जो सवाल है तीनों निगमों को वापस फिर से एक करना, क्योंकि पहले तीनों निगम एक ही होती थी, लेकिन इसको कांग्रेस के टाइम में, शीला जी के टाइम में अलग अलग कर दिया गया। इसके कारण वित्तीय प्रॉब्लम हुई है। बीजेपी मूलतः इसको वापस एक करने का विचार रखती है, लेकिन चूंकि अभी अभी हम आए हैं, अभी जीत के बाद ये पहला दिन है, तो ये मेरे एजेंडा में तो है, लेकिन अभी हमारा फोकस कूड़ा मुक्त दिल्ली और बीमारियों से दिल्ली को बचाना है। हम आगे 1 साल के अंदर इसका प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसको एक कर सकते हैं। कई चीजें जो दिल्ली जिसका सामना करती रहती है, वो एक एक करके मैं चाहूंगी कि क्या रोड मैप आगे हम यहां से देखेंगे। सबसे पहली समस्या जो कि अब मौसम आने वाला है उसका, और वो है मच्छर की समस्या। मच्छरों से जुड़ी हर बीमारी दिल्ली वालों को हो जाती है और उसके पीछे वजह यह होती है फॉगिंग नहीं होता है, कोई रोकथाम की कोशिश नहीं। क्या इसका प्लान है आपके पास? हमने इसके लिए जो हमारा फर्स्ट 4 मंथ का प्लान है, उसमें हमने, चूंकि इस समय फॉगिंग नहीं हो सकती है, हाँ गर्मी का समय है, फॉगिंग से इंसान के सेहत पे असर पड़ती है, उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन स्प्रे कर सकते हैं, दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। और ये मेरा सबसे टॉप एजेंडा है श्वेता जी। ये मीटिंग भी बुलाई है अपने पार्षदों की, मैं उनको जो 2 दिन का एक ट्रेनिंग शिविर भी लगाने वाला हूं। मेरा हर पार्षद से एक ही प्रार्थना है, अगर आप नरेंद्र मोदी को प्यार करते हो, अगर आप अपने मनोज तिवारी अध्यक्ष को जरा भी कहीं दिल में स्थान दिए हो, तो इस दिल्ली का एकमात्र इच्छा है कि इसको कूड़ा मुक्त किया जाए और उसके लिए लग जाओ। दूसरा मेरा सवाल यही था आपसे, जो कूड़े का अंबार है, कई जगह जाके लगता है कि हिल स्टेशन में रहते हैं हम, दिल्ली में नहीं, लेकिन पता चलता है वो पहाड़ कूड़े का है, सामने नाला बह रहा है। हाँ, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, इसी के लिए बोलता हूं अरविंद भाई साहब को कि आप आओ, साथ चलो। दिल्ली के लोग आपको 70 में 67 सीट दिए हैं, इसलिए आप बिल्कुल किनारे कन्नी क्यों काट जाते हो? जैसे आपने कहा ना कि आज हमको बहुत पीड़ा होती है, मैं आज खुलेआम इस मंच पे बोल रहा हूं, एमसीडी के अधिकारी सुन रहे होंगे, आप भी सुन लो, पीछे के काउंसलर सुन रहे होंगे, वो भी सुन लो, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के हों। जब कोई व्यक्ति, गरीब आदमी, एक 25-50 गज का जमीन खरीद लेता है, उस पे घर बनता है, सबसे पहले वहां का लोकल एसडीएम, जिसको परमिशन नहीं देना चाहिए, वो वहां पे कुछ लेन देन करके उसको पास कर देता है। मैं बहुत बेबाक आज बात कर रहा हूं, जिसको तकलीफ होनी है दिल्ली में हो जाए, मैं इस सिस्टम को नहीं बर्दाश्त करना चाहता हूं। वहां पे दिल्ली सरकार इन्वॉल्व होती है श्वेता जी। अरविंद भाई, आप भी सुनिए, अगर आपको जानकारी नहीं है सीएम साहब, तो आप इसको रोकिए कि अनऑथराइज कॉलोनी जब लोग काटते हैं तो वहां पे दिल्ली सरकार के नुमाइंदे क्यों उसको परमिशन देते हैं। सेकंड, पुलिस आती है, पुलिस रोकने की जगह वो भी समझौता करके चली जाती है। उसके बाद एमसीडी का पदाधिकारी आता है, वो चाहता है घर बना लो, घर बना लो, घर खड़ा हो गया, तब कहता है सील करेंगे। अरे माई बाप,
तो कुछ ले दे के उसको छोड़ दिया जाता है। अगर सच्चाई में दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली में व्यवस्था न हो तो अरविंद केजरीवाल मेरे साथ आए, मैं इसको खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं सबको बोलता हूं, सबको श्वेता जी आपके शो से बोलना चाहता हूं, इसमें एक व्यक्ति को दोष मत दो, सीधा नियम बनाओ। अगर घर बन गया फिर उसको अगर तोड़ने गए तो उसकी हड्डियां तोड़ी जानी चाहिए। मैं इस पूरी बात में आपकी सच्चाई की एक बात की तारीफ करूंगी कि जब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो आपने एमसीडी को उसमें से अलग नहीं रखा है। नहीं रखा, क्योंकि वो अनुभव है लोगों का, और उस भ्रष्टाचार को देखने के बावजूद लोगों ने विश्वास जताया है, तो एक यकीन आपने पैदा किया है लोगों में। कल की तारीख में अगर एमसीडी के किसी पार्षद से दोबारा भ्रष्टाचार की समस्या होती है तो लोग क्या करें? मैंने बोला ना, हमारे कार्यालय पे मैं एक 1 विंडो कंप्लेंट सेंटर बना रहा हूं। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, देखो इलीगल काम मत करो कोई लोग, आप लीगलिटी में जाइए, उसमें थोड़ा सा देर हो सकता है, उसका इंतजार करें, लीगल प्रोसेस में अपना काम करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे रिश्वत लेके आपका इलीगल घर बनवा दिया और फिर उसको कोई तोड़ने आ रहा है तो आप मुझे एक वीडियो बना के मुझे दे दें, उसकी सजा हम लोग मिलकर के मुकर्रर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। मैंने 5 समस्याओं की बात की थी, 3 की हमने बात की है, चौथी पार्किंग। चाहे कहीं भी रह रहे हों लोग, गाड़ी कहां खड़ी करें किसी को समझ में नहीं आता। देखिए ये कैसी समस्या है, इसी के लिए तो हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बैठें साथ में। अब चूंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं उसकी अगर बात करता हूं तो होगा ना, मैं अपने दूसरों के अधिकारों में अतिक्रमण कर रहा हूं। मैं चाहता हूं पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, खून खराबे हो रहे, तनाव बढ़ रहे हैं पड़ोसियों के, एक दूसरे को, आप समझ सकते हैं सब कुछ। इसका निदान कैसे हो, इसमें तीनों पार्टियों को, अगर और भी कोई खड़ा हो रहा है, तीसरी चौथी पार्टी भी लोग आई जाते हैं, जोगेंद्र जी अपनी पार्टी मिला के चुनाव लड़ रहे हैं, एक फोरम पे चारों बैठो ना, इसका क्या निदान होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो एक लाइन लो कि हम इसकी व्यवस्था करें, इसमें हम राजनीति न करें, इसमें वोट पॉलिटिक्स न करें, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी की प्रतिज्ञा है कि हम देश के हर बेघर को 2022 तक घर देंगे। 2022 तक हमें इस देश के हर व्यक्ति को जिसका घर नहीं है उसको घर देना है। तो इसके लिए पार्किंग की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, घर में नल से पानी भी तो आना चाहिए। एक घर का व्यक्ति 3 घंटा पानी भरने में लगाता है, टैंकर से पानी आए 3 इंतजार कर रहा है, 15 ठो गैलन रख के रखता है, परेशान है। उससे बढ़िया 3 घंटा वो रोजगार कर ले तो उसको कम से कम 300 रुपया मिल जाएगा और उससे वो पानी का बिल दे सकता है। भाई साहब, मैं जब झुग्गियों में प्रवास करता हूं तो मैंने उसमें लोगों को पूछा, जैसे ये बहन क्या कह रही है, आप सुनिए। मीटर लगाया बिजली बिल के, वैसा पानी के भी मीटर लगा दीजिए। बिजली बिल जैसा बिजली बिल भराता वैसा पानी के भी बिल भरा जाए। हर घर में पानी की सुविधा लगा दीजिए। ये तो पानी तो पहुंच रहा था सबके पास। आय दादा, यही तो सच्चाई है। यही तो मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि हम सच, जब तक मैं झुग्गियों में प्रवास नहीं करता मुझे ये सच्चाई नहीं पता चलती कि झुग्गियों में 20 रुपया लीटर खरीद के पानी, 15 रुपया लीटर मिनरल वाटर खरीद के पी रहे हैं। पानी जो आता है वो तो कहीं नाक बंद करके आप नहा लीजिए, उतनी बहुत है। बहुत बुरी स्थिति है। और वो पानी कब आता है? 2 घंटा पानी आया, अगर आपके पास बाहुबल है, आपके पास 10 आदमी हैं तो जाओ लड़ के पानी ले लो, और नहीं तो पीछे खड़े देखो पानी आया गया। ये दर्द है श्वेता जी, मैं सच बता रहा हूं। ये बिजली हाफ और पानी माफ। अच्छा बताइए, बिजली हाफ कितना? 400 यूनिट। अब वो कौन सा मीटर है जो 400 यूनिट होने के पहले कहने लगे मम्मी मम्मी बंद करो, मैं 400 यूनिट पे आने वाला हूं, नहीं तो मैं 4 गुना पैसा लूंगा। क्या है यार, कोई मीटर है क्या ऐसा? और जैसे ही 400 यूनिट से 402 यूनिट हुआ, 1 यूनिट हुआ, आप पूरे 400 का 4 गुना ज्यादा बिल आपको आएगा।
इज इट बिजली हाफ? ऐसा है क्या भैया? उससे बढ़िया तो बीजेपी का मान लो हम सरकार में आएंगे 30% सबका बिजली का बिल कम कर देंगे, सब्सिडाइज 30% सबका, चाहे आप 400 यूनिट करो। अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी आपने, अगले चुनाव का प्रचार आप यहाँ से शुरू कर दे रहे हैं। नहीं, हमारा तो ये ऑलरेडी एजेंडा है। थीम सॉन्ग बदल देंगे या यही रहेगा आपका? नहीं, मेरा थीम सॉन्ग यही है, जुग्गी जुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, बच्चों के दिल्ली के चेहरों पर खुशियां बिखराना है, हम चलेंगे संग किसानों के, हम चलेंगे संग जवानों के, राष्ट्रवाद की अलख जगाते दिल्ली के दीवानों के, जिसने जेब ढाका डाला उसको सबक सिखाना है। सही है ना? मुझे खांसी का असर हो गया क्या किसी का? ये क्या हो रहा है? हाँ सॉरी मुझे वो पता नहीं, ये असर तो नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने ये वैसे तो गीत ही बनाया, लेकिन ये मेरा विजन है। यहाँ पोल्यूशन है, ये संदेश होता है जो 5वीं समस्या में पूछ रही थी कि क्या उसको मिला जुलाकर कुछ एक उपाय हो सकता है, क्योंकि कोर्ट को छोड़ के लगता है कोई कुछ करने को ही तैयार नहीं है ना। हम लोग भी एक नागरिक के तौर पर नहीं कर पाते उतना, वोट तो सबने दिया है, अभी भी वो निशान बाकी है, लेकिन उस निशान के साथ हम सोचते हैं कि क्या यहाँ की हवा में कुछ सांस लेने लायक होगा, बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा सुकून महसूस करें। हमने एक काम किया कि अभी हम लोगों ने एक पेड़ है जो पोल्यूशन को क्लीन करने में फायदा करता है, और हम उसके लिए वो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, इसको हमने संकल्प पत्र में भी बोला है। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको, उस पेड़ को लगाएं। और एक हम अभी बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं आप सबके सामने, आज तक पे आज हम बताना चाहते हैं, जितने बिल्डिंग में जो आते हैं ना मटेरियल, उसको क्या कहते हैं? लूज मटेरियल। हाँ। अभी तक क्या होता है ना, लोग लाए उसको लगा दिए, उसके धूल और ये सब, वो 40% दिल्ली के माहौल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो एमसीडी के द्वारा जो निर्माण है उसमें हम स्पष्ट निर्देश लगाने जा रहे हैं कि कोई भी लूज मटेरियल नहीं लाएगा, जो भी लाएगा पहले से मिला के लाएगा, ताकि वो कहीं धूल न बिखरे, घर भी बन जाए, सांप भी मरे और लाठी न टूटे। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आपके विरोधियों ने कई बार ये कोशिश की कि ये तो कलाकार हैं, इनको कहाँ राजनीति की समझ, ये हल्का आंकने की कोशिश। क्या वाकई साथ नहीं है राजनीति और कला का? जब तक आप राजनीति में आध्यात्म को नहीं लाएंगे, सूफिज्म को नहीं लाएंगे, जब तक आप राजनीति में एक कलाकार हृदय नहीं लाएंगे, तब तक आप ना लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। आप देखिए ना, अटल जी क्या कविता कहते थे? अटल जी का तारीफ करते हो कि नहीं आप लोग? उन्होंने कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो लोग, हम कविताओं में क्या कहते हैं? हम तो कविताओं में यही कह रहे हैं, हाँ रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो, बिजली का थोड़ा प्रबंध करवा दो, पानी बिना होठ सूखे नल चलवा दो, गांव वाली नदिया पे पुल बनवा दो, भाई बहन भाग रहे गांव घर छोड़ के, खेत खलिहान छूटा, बूढ़े माँ बाप छूटे, उनको वापस अपनी गांव में बुला। कितने लोग, अगर हमें गांव में रह के रोजगार मिले, हमें अपने घर में रह के पानी मिले, हम इस संगीत का प्रयोग कर रहे हैं। हमने 2014 में भी गाया था, जो भीड़ आती थी ना मोदी जी के सभाओं में, मैंने कहा इसको भीड़ मत समझना, कि भारत माता है पीड़ा में और ये भीड़ पीड़ा की मूरत है, सारा देश पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत है। सब तो हम उम्मीद यही करते हैं कि एक जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार में, दिल्ली में एक जबरदस्त बहुमत के साथ एमसीडी की कमान मिल गई है। अब ये 2 जबरदस्त बहुमत वाले एक बीच का रास्ता निकाल लें, कम से कम 3 साल दिल्ली के आराम से गुजरे, उसके बाद लोग फैसला ले लेंगे कि किसने बेहतर काम किया है। मुझे लगता है ये नमूना आप लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, नहीं, हम दिखाएंगे, हम बहुत, क्या कहते हैं ना, हम
हम बहुत दिल से चाहते हैं कि ऐसा करें, तो हम एक गीत आज स्पेशली गाना चाहते हैं, और वो गीत हम दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए गाना चाहते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं।